अगर मैं एनाफेज की बात करूं तो जितने भी फेजेस होते हैं माइटोसिस के अंदर, उसमें सबसे छोटा फेज होता है एनाफेज। ठीक है, ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट फेज होता है, शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, तो एनाफेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एनाफेज में हो क्या रहा है, सिंपल सा चीज है, सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट होता है। अगर हम बात करें हम लोग यहाँ पे समझना इस चीज को, ये सेंट्रोमियर है हमारा, ये क्रोमेटिड है एक, ये हो गया, इसका स्प्लिटेंस होता है, ये सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट हो रहा है। और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, यहां से क्या था ये समझना इस चीज को, ये काइनेटोकोर से अटैच है, ये क्या, स्पिंडल फाइबर्स, ये इसको खींचेगा अपनी ओर। अब इधर से ये पुलिंग फोर्स खींच रहा है, इधर से दूसरा स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट बीच में से ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिट हो जा रहा है, तो एक्चुअली में हम कहते हैं कि एनाफेज में जो मेन इवेंट हो रहा है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्प्लिट कर रहा है फ्रॉम द कहां पे, सेंट्रोमियर वाले पार्ट से ही क्या होता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, सेंट्रोमेयर वाले पार्ट से क्या हो रहा है, स्प्लिट कर रहा है। अब देखो, तो इसमें सिंपल सा मेन इवेंट क्या हो रहा है, अब ये स्प्लिट तो हो गया, अब स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, ये मूव करना, ये शॉर्ट होगा। तो इसमें में हम कहते हैं कि फाइबर्स जो है, जैसे कि हम कह रहे हैं दो तरह के, एक जो है इंटरजोनल फाइबर्स हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, इंटरजोनल फाइबर्स होता क्या है, इंटरजोनल फाइबर्स हम कह रहे हैं कि बीच में फाइबर जैसे स्प्लिट हो जाएगा, जैसे ये समझना, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, बीच में फाइबर्स बनेंगे इन दोनों के बीच का, ये इंटरजोनल फाइबर्स क्या हो गए, बड़े होते चले जाएंगे, और बड़े होगा तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा कि वो क्या करेगा, इधर इधर की तरफ मूव करे। दूसरे क्या हो गया, जो फाइबर्स यहाँ इस सेंट्रियोल से अटैच है वो शॉर्ट होते चले जाएंगे। तो एक क्या हो रहा है, खींच रहा है, मतलब दो क्रोमेटिड समझना, बीच में इंटरजोनल फाइबर्स क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, और उधर दोनों रिजल्ट क्या होता है, क्रोमैटिड जो है वो मूव करने लगते हैं रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ, और रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करेंगे, और मूव करने के दौरान ही हम लोग इसके शेप को स्टडी कर सकते हैं। तो एनाफेज बेस्ट फेज होता है जहां पे हम लोग शेप ऑफ क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम के शेप को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं आपको। जैसे कि हम लोग किस बेसिस पे, जैसे सब मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, ये हम कब पता कर रहे हैं, एनाफेज में। ठीक है, तो एनाफेज स्टेज में हम लोग को पता चल रहा है कि एक्चुअली में उसका शेप, या हम कह सकते हैं शेप ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज क्या है, एनाफेज है। तो एनाफेज में हम लोग पॉइंट वाइज करके लिखते हैं। ठीक है, लिखिएगा, इन अर्ली anaphage, in early anaphage, interzonal interzonal fibers स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहता है, स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड
small and contracted appears at the equator at the equator at the equator of cell। समझो इस चीज को, इंटरजोनल फाइबर्स कहाँ अपीयर हुआ है, ये इक्वेटर पे जो था वहीं पे क्या होता है, ये अपीयर होने लगेगा इंटरजोनल फाइबर्स। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, कैसा होगा, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, मान लो ये बोल रहे हैं, तो सेंट्रोमियर कैसा स्प्लिट हो रहा है, ऐसे ना, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट हो रहा है, और ये स्प्लिटेंस कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, या हम कह सकते हैं लेंथ वाइज है। मैं पहले थोड़ा आपको राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा शेकीनेस है हैंड में मेरे। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेंट्रोमियर। सर एक बार इंटरजोनल फाइबर समझा दीजिए। हाँ समझा देते हैं। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम splits lengthwise लेंथवाइज हम क्या कह रहे हैं, देखो इंटरजोनल फाइबर से जैसे समझो ये ऐसा है, अब स्प्लिट कर गया, ये ऐसा वाला हो गया, ठीक है, ये जो स्प्लिट किया है बीच से, इसी के बीच जो फाइबर्स फॉर्म कर रहे हैं, ये जो फाइबर्स है यहाँ पे फाइबर्स अरेंज हो जाते हैं, इसी को इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं, इसी को कह रहे हैं। अब वो इंटरजोनल फाइबर्स क्या होंगे, पहले शॉर्ट है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा तो दोनों तरफ, दोनों क्रोमेटिड को पुश नहीं करेगा अपोजिट पोल्स की तरफ। sister chromatids separate from each other। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड हमको नजर कहाँ आता है, तो मेटाफेज में, ठीक है। एंड न्यू ईच क्रोमेटिड हर क्रोमेटिड को अब क्रोमेटिड नहीं कहेंगे, देखो क्रोमोसोम में जब तक ये दोनों प्रेजेंट है, समझो ये वाला हो गया, जब तक ये दोनों प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम में, तब इसको हम लोग क्रोमेटिड बोल रहे हैं। लेकिन जब स्प्लिट होके एक हो जाता है तो अब इसको इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहते हैं हम लोग, फिर वर्ड हम क्रोमेटिड इसके लिए नहीं यूज करते। तो क्रोमेटिड वर्ड सिर्फ और सिर्फ कब तक हम यूज कर रहे हैं, तो जब तक वो अटैच है सेंट्रोमियर तक, जब तक वो मेटाफेज स्टेट में है, ठीक है। and knew each chromatid referred to as individual chromosome देखिए, तो अब इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल आपका ये क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब देखिए एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम अब स्प्लिट हो गए हैं और टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 92 हो गए। तो एनाफेज स्टेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और डबल होना भी जरूरी है क्योंकि उसको दो न्यूक्लियस तो बनाना है ना, और दोनों न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होने चाहिए जो किसमें होने चाहिए, पेरेंट सेल में होना चाहिए। तो अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, अगर 46 क्रोमोसोम पेरेंट में है, तो जब तक 92 नहीं होगा और डबल करके स्प्लिट
नहीं होगा, वो अलाइन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं अरेंज नहीं होगा दो न्यूक्लियस के फॉर्म में, तब तक उसको हम तो इक्वेशनल डिवीजन कह ही नहीं सकते। तो सिंपल सा चीज क्या है, एनाफेज स्टेट में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम number of chromosome become double in cell during anaphase during anaphase। देखिए, अब नीचे का पॉइंट हो गया, मिटा रहे इसको। देखिए, दो तरह के फाइबर्स है, अगर मैं स्पिंडल फाइबर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्पिंडल फाइबर्स की बात करूं, मैंने ड्रॉ किया, मान लो ये स्प्लिट हो गया है, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे स्प्लिट हो गया है। तो दो फाइबर्स है, एक समझो यहाँ पे सेंट्रियोल है मान लो, ठीक है। तो दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स है, एक फाइबर्स जो कि दोनों सेंट्रोमियर के बीच में फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म किए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉर्म किए थे। धीरे धीरे इनमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन मतलब ये लंबे होंगे तभी तो पुश करेंगे, और पुश करेंगे ये जो फाइबर्स है जो कि सेंट्रोमियर के बीच में है, या हम कह सकते हैं दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स के बीच में है, उसे हम इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स वैसे जो कि क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर रहे हैं, कैसे, पुशिंग से। ये कैसे करेंगे, ये पुश करेंगे, और पुश करने पे क्या होगा, वो रेस्पेक्टिव पोल्स के टुवर्ड्स उसके मूवमेंट को हम कह सकते हैं वो एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या हो गया, ये जो फाइबर्स जो कि सेंट्रियोल से इसके काइनेटोकोर से अटैच है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा होगा, वो तो छोटा होगा ना, वो छोटा होगा तो उसको खींचेगा अपनी ओर। तो इस फाइबर्स को हम क्रोमोसोमल फाइबर्स कहते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स। ठीक है, ये कैसे खींच, ये अपने आप को क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्रोमोसोमल फाइबर्स, जिसके वजह से ये क्या हो गया, पुलिंग है। तो बाई पुशिंग एंड पुलिंग जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इंटरजोनल इंटरजोनल फाइबर्स expand and they push chromosome and they push chromosome push chromosome towards the opposite pole, towards the opposite pole, opposite pole। ये कैसा मेथड हो गया हमारा, ये हो गया पुशिंग। ठीक है,
ये हो गया पुशिंग हमारा। सर हाँ बोलिए। सर ये जो फाइबर को पुश कर रहा है सर, हाँ इधर साइड भी तो सेंट्रियोल होगा, तो वो भी तो अपने स्पिंडल फाइबर या फिर क्रोमोसोमल फाइबर से उसको खींचेगा, इधर भी बिल्कुल। तो पुलिंग ही होगा ना। हाँ दोनों साइड से वो हो रहा है, मैं एक ही साइड से बनाया, दोनों साइड से क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स इधर वाला भी है, दोनों क्रोमोसोमल फाइबर्स क्या हो रहा है, खींच रहा है, छोटा होते चला जाएगा, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और बीच में जो इंटरजोनल फाइबर्स वो रिलैक्स होगा, वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। रिजल्टिंग क्या है, इंटरजोनल फाइबर्स पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है क्रोमोसोम्स पे, और क्रोमोसोमल फाइबर्स पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है क्रोमोसोम पे। और इसका दोनों का इफेक्ट क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट, क्रोमोसोम्स हम कह सकते हैं अपोजिट पोल्स पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखने हैं इसमें, क्रोमोसोमल फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स contract contract and they push chromosome, sorry, they pull chromosome, they pull chromosome, they pull chromosome towards towards opposite towards opposite poles। ठीक है, ये मेथड कैसा हो गया, पुलिंग हो गया हमारा, ये मेथड हमारा कैसा हो गया, पुलिंग हो गया। तो ये क्या हो रहा है, पुल करने का काम कर रहा है। रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा पुशिंग और पुलिंग का, कि क्रोमोसोम्स क्या हो गए, अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं। सर रब मत करिए अभी। नीचे वाला कर दिए, नहीं हुआ था, ऊपर का नहीं मिटा रहे, नीचे का मिटा दिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, by pulling and pushing mechanism, by pulling and pushing mechanism, pushing mechanism, by pulling and pushing mechanism, chromosomes rapidly move, chromosomes rapidly move, rapidly move towards the opposite poles, towards the opposite poles, opposite poles। ठीक है, towards the opposite poles। अब देखो जैसे जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा, समझना इस चीज को, जैसे जैसे वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो आप देखो कि उसका अगर समझो सेंट्रोमियर है, बीच में समझना सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर क्या होगा,
किस साइड होगा? आपका खिंचाएगा हमेशा खींच रहा है ना उसको बीच से, और बीच से पुश भी कर रहा है, तो सेंट्रियोल के साइड या पोल के साइड उसका हमेशा क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। और दोनों क्या होता है, आर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेंटर की तरफ क्या होते हैं? पोजिशनड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जब मूव करना वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो मूव करना स्टार्ट करेगा तो कैसे मूव करेगा? ये सेंट्रोल है, ठीक है, उसको खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो उसके सेंट्रोमियर पोल के साइड होंगे और आर्म्स किधर होंगे? सेंटर के साइड होंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एज ईच क्रोमोसोम क्रोमोसोम moves away moves away as each chromosome moves away from the equatorial plate equatorial equatorial plate, the centromere the centromere is towards the pole, is towards the pole, and hence at the leading edge, at the leading edge, मतलब जैसे मूव करेगा तो आगे कौन मूव करेगा आपका? तो आगे आपका सेंट्रोमियर मूव करेगा, लीडिंग एज। साथ ही साथ उसके आर्म्स क्या होंगे? पीछे होंगे, with the arms trailing behind, arms trailing behind with the arms trailing behind, मतलब आर्म्स क्या होंगे? पीछे की तरफ होंगे, किधर होंगे? सेंटर के टुवर्ड्स होंगे। और आपके हम कह रहे हैं कि और सेंट्रोमियर किस साइड होगा? तो सेंट्रोमियर पोल के साइड होगा। एक क्रोमोसोम को पोल तक ले जाने में, एक क्रोमोसोम को समझना इस चीज को, पोल तक ले जाने में लगभग 30 एटीपी कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। मतलब एक एटीपी को सॉरी एक क्रोमोसोम को कैरी करने में 30 एटीपी खत्म हो जा रहा है। तो टोटल अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 92, ठीक है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 92 है। 46 क्रोमोसोम अलाइन होकर 92 हो गया था, तो 46 इधर जाएगा, 46 उधर जाएगा, तो 92 इंटू 30, इतने एनर्जी एनाफेज में क्या हो जा रहा है? कंज्यूम हो जा रहा है ह्यूमन के केस में, ठीक है। ऊपर का मिटा रहे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्स 30 ATP are required approximately 30 ATP are required to carry a chromosome carry a chromosome to pole लेट एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स पोल तक पहुंच जाता है। इसी में लिखिएगा क्रोमोसोम्स reach at poles in late anaphase
एनाफेज, लेट एनाफेज। तो अगर हम एनाफेज स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, या एनाफेज स्टेज हमको मान लो कि माइक्रोस्कोप में देखना है, कि स्टेज आइडेंटिफाई करना है कि हाँ कौन सा स्टेज ये चल रहा है, तो क्या क्या चीजें हमको नजर आएंगी तब उस सेल डिवीजन को हम कह रहे हैं कि वो किस स्टेज में अपने हैं, एनाफेज स्टेज में। तो सबसे पहला है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, साथ ही साथ क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड के साथ मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो हम लिख सकते हैं एनाफेज स्टेज इज इज कैरेक्टराइज्ड by is characterized by following events. कट गया। Following events, ठीक है। वो कौन कौन से इवेंट्स है आपके? तो सबसे पहला है, हम लिख सकते हैं पहला चीज क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड chromatids separate, chromatids, centromere split and chromatids separate, separate। I am extremely sorry for the poor handwriting. Next, chromosome, chromosome with one chromatid। देखो अब क्रोमेटिड तो एक ही इसमें बच गया, अब इसको इंडिविजुअल क्रोमोसोम हम कहते हैं। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स, मूव टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स, ठीक है, ये मूव कर गया। तो एनाफेज में मेनली की इवेंट्स की मैं बात करूं तो दो ही है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटेंस, सेकंड हम कह रहे हैं कि वो क्रोमोसोम जो है एक क्रोमेटिड के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा अपोजिट पोल की तरफ। हो गया? चलिए, हो गया, तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ना है हमको, लास्ट स्टेज है हमारा, लास्ट स्टेज है, फोर्थ नंबर स्टेज है, दैट इज टीलोफेज, टीलोफेज, ठीक है।
टीलोफेज क्या है? इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मतलब मोटा मोटी जो प्रोफेज में चीजें होती हैं वहां यहाँ पे क्या होता है, इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्सल होता है। ठीक है, रिवर्सल होता है। तो सिंपल क्या क्या हो सकता है या क्या क्या चीजें हम रिवर्सल करते हैं प्रोफेज में होता है। तो प्रोफेज में हम जानते हैं कि सबसे पहला चीज क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसके वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है और न्यूक्लियस अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देता है। अब वहां पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल और फाइबर्स, एंड इन देम कंडेंसेशन ऑफ देम स्टार्ट्स। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है उनका, एंड दे आर कंडेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज क्रोमोसोम्स। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे वापस क्या चीजें हो रही है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। और जो क्रोमोसोम्स पहुंचे थे एनाफेज में कहाँ पे आपके, तो वो पहुंचे थे आपके पोल्स पे। तो पोल्स पे वहां पे क्रोमोसोम्स वापर उनका क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है, एंड दे आर लूजिंग दियर यूनिटी, हम कह रहे हैं डिस्क्रीट यूनिटनेस जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, वो लॉस्ट करते हैं वहां पे। ठीक है, लॉस्ट करते हैं और वो धीरे धीरे डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हो जाता है उनमें। तो क्या क्या चीजें टीलोफेज में हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो अपने हम कह सकते हैं जो अपने डिस्क्रीट एलिमेंट्स है एज अ आइडेंटिटी है क्रोमोसोम के रूप में, उनका वो आइडेंटिटी लॉस्ट होने लगता है। वो स्टार्ट हो जाते हैं किस में, तो क्रोमेटिन मटेरियल के बनने के रूप में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस प्रोफेज में खत्म हो जाता है, गोल्जी बॉडी खत्म हो जाता है, ईआर खत्म हो जाता है। तो उन चीज वो सारी चीजें इसमें क्या हो जा रहा है, बन जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के कारण। दूसरा क्या हो रहा है, गोल्जी अपरेटस भी बनता है, एंड न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक? तो टीलोफेज को हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे at the beginning of at the beginning of final stage, at the beginning of final stage of mitosis, that is telophage, that is telophase। टीलोफेज में हो क्या रहा है, the the chromosomes that have reached that have reached that have reached their respective respective that have reached their respective poles डीकंडेंस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकंडेंस हो रहा है, डीकंडेंस एंड लूज दियर आइडेंटिटी एंड लूज दियर इंडिविजुअलिटी हम कह सकते हैं, एंड लॉस दियर इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। अब देखो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हमको नहीं नजर आएंगे। अब क्रोमेटीन मटेरियल के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, डीकंडेंस होके क्रोमेटीन मटेरियल का फॉर्मेशन होने लगेगा और उनका ऑर्गेनाइजेशन होने लगेगा कहाँ पे, दोनों अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, तो अब हमको क्रोमोसोम्स जो है वो नजर नहीं आते हैं इस स्टेज में। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स
the individual chromosomes can no longer be seen and chromatin material and chromatin material and chromatin material tends to tends collect tends to collect in a mass in a mass in the two poles in the two poles. This is the stage this is the stage which shows following key events following key events following सॉरी की इवेंट्स क्या क्या चीजें इसमें हमको नजर आ रही हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला चीज क्या हो गया कि क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कब? जब वो अपोजिट पोल को रीच आउट कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स क्लस्टर at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, क्या हो गई, खत्म हो गई। अब वो क्रोमोसोम नहीं रहा, वो क्रोमेटिन वापस बन गया है। कब फाइनल बनना स्टार्ट होगा? जब वो रीच आउट कर लिया पोल पे, तब वो उसकी आइडेंटिटी क्रोमोसोम की खत्म हो गई। हो गया? ऊपर का मिटाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें क्या, की इवेंट की न्यूक्लियर एनवेलप assembles around the chromosome clusters around the chromosome cluster nucleolus
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रीफॉर्म वापस बन जाएगा। ये हमारा टीलोफेज कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां से ही साइटोकाइनेसिस क्या होता है, टीलोफेज स्टेज में ही लास्ट स्टेज, जैसे लास्ट फेज अटेनमेंट होता है, ये सारी चीजें हो रही होती है, उसी समय साइटोकाइनेसिस का भी प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो चुका होता है। साइटोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं तो एनिमल और प्लांट में साइटोकाइनेसिस क्या होता है, आपका डिफरेंट वे से होता है। उसका मेन कारण ये है कि एनिमल के केस में आप देखोगे जो सेल मेम्ब्रेन ही आउटर जो कि फ्लेक्सिबल है, तो उसमें बाहर से वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, उनमें क्या होता है, उनमें तो बाहर तो सेल वॉल है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है। तो जब रिजिड स्ट्रक्चर होगा वो, तो बाहर से तो उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अंदर से वो होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस पहला था, उसके बाद से इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर कंडीशन होगा कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को अटेनमेंट हो जाता है। मतलब क्या होगा, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाता है अगर साइटोकाइनेसिस सॉरी कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहां हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। तो आप देखो साइटोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो हो चुका है ना ये। मिटा दे रहे पूरा। देखिए हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अच्छा सब कुछ समझ में आ रहा है ना, पढ़ाई? वैष्णवी, शिवानी, शीतल, अर्चिता, समझ में आ रहा है पढ़ाई कि एक्स्ट्रा ज्यादा लग रहा है चीजें? देखिए साइटोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि DSS की जरूरत है, ठीक है। तो हम रख लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, देख लेते हैं, अगर कल पॉसिबल हो तो कल पॉसिबल हम लोग कर लेते हैं इस चीज को, DSS की, ठीक है। देखिए तो हम बात कर रहे हैं आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस माइटोसिस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, दो न्यूक्लियस बन गया। इसको कंप्लीट माइटोसिस हम नहीं कह सकते क्योंकि सेल अभी तक डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो सेल का डिवीजन कब होगा, जब साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें दो सब हेडिंग्स के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ठीक है। अगर हम साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है कि ये एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट लेट एनाफेज में ही हो जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, साइटोप्लाज्म बाहर से कंस्ट्रिक्ट करने लगता है, और ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट लेट एनाफेज में ही हो जाता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स इन स्टार्ट्स इन लेट लेट एनाफेज, ठीक है।
लेट एनाफेज में ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एनिमल्स में ये हम कहते हैं कि एनिमल्स में जो फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस है वो कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन मेथड से होता है। कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन हम कहते किसको है, तो कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन की बाहर से कंस्ट्रिक्ट हो रहा है और गड्ढा बनते चला जा रहा है। फरो मतलब गड्ढा होता है या पिट कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये बाहर से क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता चला जाएगा और कॉन्स्ट्रिक्ट करके क्या हो जाएगा अंदर की तरफ। तो ये मूवमेंट क्या हो रहा है, पेरीफेरी से या बाहर से किधर हो रहा है, सेंटर की तरफ ना डिवाइड कर रहा है। तो टुवर्ड्स सेंटर जो मूवमेंट होता है वैसे डिवीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल कहते हैं ना। आपने फिजिक्स में फोर्स पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो एनिमल के केस में जो ऑर्डर है सेल डिवीजन का, दैट इज सेंट्रीपिटल ऑर्डर, बिकॉज कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फ्रॉम पेरीफेरी टुवर्ड्स सेंटर हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, लेट एनाफेज में ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन एनिमल्स सेंटर of cytokinesis occurs by constriction and constriction and furrow formation, furrow formation, constriction and furrow formation, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, next point, microtubules and microtubules and microfilaments arrange on equator to form mid body and at the periphery of the equator a contractile ring is formed. A contractile ring is formed. अभी हम फिगर बनाएंगे, क्लियर होगा। that is made up of एक्टीन और मायोसिन। ये एक्टीन और मायोसिन वही माइक्रोट्यूब्यूल्स है
जो कि मसल्स बनाते हैं। दो तरह के हम लोग फाइबर्स देखेंगे जब मसल्स पढ़ेंगे, तो एक्टिन फाइबर और मायोसिन फाइबर, दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, आप देख लो तो मिटाएंगे, फिगर बनाएंगे। एक बार लास्ट पॉइंट समझा दीजिए ना फिर। हाँ हाँ बिल्कुल समझा दे रहे हैं, ये फिगर बनाएंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए मिटाते नीचे का, फिगर बनाएंगे। देखिए सिंपल सा चीज है, ये आपका समझो न्यूक्लियस हो गया। अब देखो इसमें मिड पॉइंट पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइक्रो फिलामेंट्स और माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या हो रहे हैं, अरेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन क्या हो गया, अरेंज हो गया। दोनों का प्रॉपर्टी ये होता है कि दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल। अब अरेंज हो गया तो दोनों सिकोड़ना स्टार्ट करेगा, उसको खींचेगा, और खींचेगा तो किधर खींचेगा, बाहर से मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेगा। और ये जो फॉर्म किया है इसे ही हम क्या कह रहे हैं, मिड बॉडी कह रहे हैं, मिड बॉडी कह रहे हैं। अब देखो इसके बाद से ये क्या फॉर्म करेगा आपका, तो सिंपल सा चीज है, ये आपके फॉर्मेशन, ये आपके फॉर्म करेंगे एंड ये धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें हम कह सकते हैं ये ऐसा फॉर्म करेगा, ऐसा, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो फरो का फॉर्मेशन हुआ, मतलब अंदर की तरफ वो फरो बना, ठीक है। ये जो देख रहे हो कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर की तरफ, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इसे ही फरो कह रहे हैं, इसे ही हम लोग फरो कह रहे हैं। तो आप देखो फरो का फॉर्मेशन हो गया है। अब फरो के बाद एक्चुअली में हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे दो क्या होगा, आपके सेल बन गए, दो अलग अलग सेल आपके डिवाइड होके बन जा रहे हैं, दो अलग अलग सेल बन रहे हैं विथ टू सेपरेट न्यूक्लियस। तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड फरो फॉर्मेशन से हो रहा है, मिड बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। मिड बॉडी कैसे फॉर्म करेंगे, तो मिड बॉडी आपका फॉर्म करेगा किस चीज से, तो एक्टिन एंड मायोसिन से, फिर फर्दर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा पेरिफेरी टू सेंटर, और ऐसे मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये फिगर बनाइए सर और उसके नीचे बना के, हाँ वैष्णवी बोलिए। सर ये जो सेल फ्लो होता है वो केवल एनिमल्स में ही ना होता है और हाँ प्लांट।
प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं, वो भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। यस। देखिए इसके नीचे पॉइंट देके लिखिएगा, ड्यू टू ड्यू टू इंटरैक्शन ड्यू टू इंटरैक्शन between actin and myosin between actin between actin and myosin between actin and myosin ring contract ring contract, thus a furrow forms furrow forms furrow forms from the outside from the outside to inside in a cell, to inside in a cell, in a cell, ठीक है। और यही फरो क्या होगा, धीरे धीरे डिपेंड होता चलेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो दो पार्ट में या दो सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फरो deepens furrow deepens continuously and ultimately a cell divides into two, a cell divides into two daughter cells, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में एक्चुअली हो रहा है, तो साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेल की हम बात कर रहे हैं, अकर्स इन किस ऑर्डर में आपका,
तो हम लिख सकते हैं सेंट्रीपीटल ऑर्डर। ठीक है, सेंट्रीपीटल ऑर्डर में क्या हो रहा है क्यों? क्योंकि टुवर्ड सेंटर हो रहा है फ्रॉम पेरिफेरी, पेरिफेरी से टुवर्ड सेंटर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे हम सेंट्रीपीटल कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस क्या हो रहा है? फरो एंड कंस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन से हो रहा है फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर एंड सेंट्रीपीटल ऑर्डर। ये तो था हमारा सेल का केस। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि फरो फॉर्मेशन से हो रहा है, मिड बॉडी का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट और प्रोटीन, एंड these are actually contractile proteins। contractile protein है, फिर वो क्या हो जाएगा, contraction स्टार्ट होगा एंड a furrow forms from both the periphery। ठीक है, furrow forms कर जाएगा, हम कह सकते हैं एक पिट का फॉर्मेशन हो जाएगा, गड्ढा बनने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, सेंटर के टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा और क्या हो जाएगा, दो सेल में अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सा है, बाय कंस्ट्रक्शन एंड फरो फॉर्मेशन एंड द ऑर्डर इज सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल ऑर्डर में क्या हो रहा है, एनिमल सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के बारे में हमको पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हो गया, यहां तक समझ में आया? चलिए, तो एनिमल सेल का आज हमारा हमारा हो गया। हम साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो क्लास एंड कर रहे हैं हम।